तो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल CP सिंह क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक था हमारा समास का पार्ट 1 वो आप देख चुके हैं। आज है समास के पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं। एक तो आपने पढ़ा द्विगु समास और एक हमने अव्ययीभाव समास पढ़ चुके हैं। आज जो है हमारा द्वंद्व समास नंबर 3 द्वंद्व समास। आज द्वंद्व समास की बात करेंगे। आज का वीडियो हमारा पार्ट 2 समास का पार्ट 2 नंबर 3 द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व समास जैसे मैंने आपको बताया कि समास की परिभाषा और समास का कौन सा पद प्रधान है, ये आपका नजरिया होना चाहिए प्रत्येक समास को पढ़ते समय। तो द्वंद्व समास की क्वालिटी, द्वंद्व समास की परिभाषा याद रखने के लिए आपको द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ युद्ध होता है। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ युद्ध, और युद्ध जो होता है वो किसमें होता है? दो अपोजिट व्यक्तियों में कह सकते हैं। अर्थात द्वंद्व समास इस समास के शब्दों में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों ही पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। ध्यान रखना, इस समास के शब्द दोनों आपस में विलोम होते हैं, ये इस समास की क्वालिटी है। और दोनों ही पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। तो ध्यान रखना, द्वंद्व समास दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इस समास के दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। अब ध्यान रखना है, ये जैसे विलोम शब्द में आप ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आ जाए आपका, जैसे रात दिन। देखिए, इन दोनों के बीच में आपका जो है, इन दोनों के बीच में हाइफन चिन्ह जो डैश होता है वो भी मिल सकता है, या हाइफन चिन्ह ना होके दोनों मिले हुए हो सकते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा धर्म डैश अधर्म आ जाए, लेकिन उन दोनों को जोड़ के लिख दें धर्मो धर्म, तो भी एक ही बात है, धर्म अधर्म। ऐसी अगर मैं कहूँ देव प्लस देव डैश असुर, दोनों को जोड़ के भी लिखा जा सकता है देवो देवासुर। कहने का मतलब है, शब्द किसी भी रूप में हो, अगर दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम है, दोनों पद एक दूसरे के विलोम है, तो वहां पे आपका द्वंद्व समास होगा। अब देखिए, यहाँ पे सवाल ये भी पूछा जा सकता है, किस समास के शब्दों का विग्रह करने पर उनके बीच में योजक शब्द पाए जाते हैं। देखिए, योजक शब्द क्या होते हैं? योजक जैसे और, एवं, तथा, ऐसे शब्दों को हम योजक कहते हैं। और ध्यान रखना, द्वंद्व समास के शब्दों का विग्रह करने पर इनके बीच में योजक शब्द और, एवं, तथा, व अथवा योजक शब्द पाए जाते हैं। तो योजक शब्दों का संबंध किस समास से होता है? द्वंद्व समास से। अब इन्हीं के आधार पे यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वैसे तो अब मैंने आपको बता दिया है कि द्वंद्व समास जो है एक दूसरे के विलोम होते, किसी भी रूप में शब्द आ सकते हैं। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे माता पिता, भाई बहन, रात दिन, लाभ हानि, राजा रानी आदि, ये बे शब्द हो गए हमारे एक दूसरे के विलोम है, इसीलिए दोनों विलोम शब्द होने के कारण ये आपका द्वंद्व समास बन जाता है। लेकिन यहाँ पे योजक शब्दों के आधार पे द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं। तो ध्यान रखना, द्वंद्व समास के निम्न 3 भेद होते हैं। नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व, नंबर 2 वैकल्पिक द्वंद्व, नंबर 3 समाहार द्वंद्व। अब देखिए, मैं आपसे यहाँ पे सवाल में थोड़ा बात करूँगा किस तरीके से इसकी भेद हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है। अगर उसने एक सवाल दे दिया आपसे कि राधा और कृष्ण में कौन सा समास है, अगर ऑप्शन आपको मिलने लगे, क्या अव्ययीभाव समास है, या द्विगु समास है, या बहुविधि समास है, या द्वंद्व समास है, तो आप क्या लगाएंगे इसमें? द्वंद्व। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण ये एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं, और अपोजिट शब्द वाले जो होते हैं, विलोम शब्द वाले शब्द जो होते हैं, वो आपके द्वंद्व समास हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन में राधा और कृष्ण में 3 ऑप्शन ऐसे मिल जाए आपको, 4 ऑप्शन जो द्विगु समास के ही ऑप्शन, सॉरी द्वंद्व समास के ही ऑप्शन हो जाए। जैसे नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व, नंबर 2 वैकल्पिक द्वंद्व, नंबर 3 समाहार द्वंद्व, नंबर 4 कोई और डाल दिया जाए तत्पुरुष समास, तो आप क्या लगाएंगे? तो ध्यान रखना,
ऐसे समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राधा और कृष्ण ये द्वंद्व तो है, लेकिन कौन सा वाला द्वंद्व है इसके लिए हमें इसके भेद पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इतरेतर द्वंद्व। देखिए इतरेतर द्वंद्व में कैसे शब्द आपको मिलेंगे, दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट तो होंगे, लेकिन उनके बीच में आपको कौन कौन से शब्द मिलेंगे, और, एवं, तथा, ये तीनों शब्द आपके इस शब्द में लगे। देखिए और, तथा, एवं और व, ये चारों शब्द योजक शब्द, इन शब्दों के बीच में अगर कहीं पे अपोजिट शब्दों के बीच में मिलते हैं तो ये आपका इतरेतर द्वंद्व होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ राम और लक्ष्मण, राम और कृष्ण, भाई और बहन, देश तथा विदेश, माता व पिता, नमक एवं मिर्च, राधा और कृष्ण, सीता और राम। ये इन दोनों अपोजिट शब्दों के बीच में यहाँ तो और, एवं, तथा, व आए हैं, इसीलिए ये इतरेतर द्वंद्व होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2, वैकल्पिक द्वंद्व। देखिए वैकल्पिक द्वंद्व जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, अर्थात दो अपोजिट शब्दों के बीच में या कोमा अथवा अगर ऐसे शब्द योजक शब्द पाए जाते हैं तो वे आपके द्वंद्व शब्द तो होंगे, द्वंद्व समास होंगे, लेकिन कौन से द्वंद्व होंगे, वैकल्पिक द्वंद्व। क्योंकि वैकल्पिक का मतलब होता है विकल्प के तौर पे चॉइस करना। जब हम दो वस्तुओं में से किसी एक को चॉइस करते हैं तो उनके बीच में या फिर अथवा शब्द का, योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे भला या बुरा, थोड़ा या बहुत, ऊंचा या नीचा, पाप अथवा पुण्य, छोटा अथवा बड़ा, भूखा या प्यासा, सस्ता या महंगा, रात अथवा दिन। कहने का मतलब है कि जहां दो अपोजिट शब्दों के बीच में या कोमा अथवा ये योजक शब्द आपको मिल जाए, वहां पे आपका वैकल्पिक द्वंद्व हो जाता है। इसी तरीके से नंबर 3 आपका समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व देखिए ये अपने में एक अजीबो अलग तरीके के शब्द होते हैं, इनको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए समाहार शब्द की पहले मैं बात करूं, समाहार शब्द देखिए वैसे द्वंद्व समास में जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के शब्द तो आपको समझ में आ गए होंगे, इतरेतर और वैकल्पिक। लेकिन यहाँ पे समाहार द्वंद्व ये ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में आपको विलोम नहीं लगेंगे, हालांकि उनको विलोम होने का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। जैसे ध्यान देंगे, अगर मैं ये कहूँ चूहा, चूहे के साथ विलोम में आएगा चुहिया, कुत्ता, कुत्ते के साथ में विलोम आएगा कुतिया। कहने का मतलब है ऐसे शब्द तो आपके द्वंद्व समास होंगे। और ये आपके, अब अगर ऐसे आ जाए चूहे के साथ में अगर मैं ले लूँ शब्द बिल्ली, चूहा बिल्ली, तो क्या इन शब्दों को आप द्वंद्व समास कहेंगे? तो आपका जवाब हो सकता है नहीं, क्योंकि एक दूसरे के विलोम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे शब्दों को ध्यान रखना है, कैसे शब्द जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए कुछ शब्द क्या होते हैं, जल्दबाजी में एक शब्द अपने अंदर दूसरे शब्द को समाहित कर लेता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ चूहा, चूहे के साथ में जल्दबाजी में क्या मुंह से निकलता है, हम क्या कहते हैं, इस मकान में तो रात को चूहा बिल्ली परेशान करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं आता चूहा चूहिया कूदते हैं, क्या निकलेगा मुंह से, चूहा बिल्ली। ऐसा ही कहीं मैं गाय अगर कोई वाक्य बोलूँ जल्दबाजी में, जैसे कि इस जगह इस शहर में गाय बैलों का मेला लगता है या गाय भैंसों का, तो आपका जवाब क्या होगा, जल्दबाजी में गाय शब्द किसको समाहित करेगा, बैल को या भैंस को, तो ये करेगा गाय भैंस, अर्थात गाय भैंस। ऐसे शब्दों को भी हम यहाँ समाहार, समाहित शब्द, एक दूसरे के समाहित शब्दों को ले होने के कारण हम इनको समाहार शब्दों में रखते हैं। और ये देखने में एक दूसरे के विलोम नहीं होते हैं, अर्थात इनका आंसर, इनका जवाब, इनका अर्थ जो वो एक सही होता है, फिर भी इनको हम द्वंद्व समास में समाहार द्वंद्व में रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे आप, जैसे देखिए अन्न, अन्न के साथ में आएगा जल, अंजल, रुपये के साथ में रुपया पैसा, मोटा ताजा, कहा सुनी, हाथ पांव, कपड़ा लत्ता, गाय भैंस, नाक कान, पान तंबाकू, नदी नाले। बहुत सारे शब्द हैं जो एक दूसरे में लगता नहीं है, नदी नाले एक दूसरे के विलोम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इन शब्दों को द्वंद्व समास में इसलिए रखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया ये वे शब्द हैं जो एक दूसरे के आपस में समाहित होने वाले शब्द हैं, एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, इसीलिए इनको समाहार शब्द कहा गया है। और समाहार शब्दों को द्वंद्व समास के अंतर्गत रखा गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हमारा ये हो जाता है आपका द्वंद्व समास। नंबर 4 इसी क्रम में आता है आपका कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास को लेके चलते हैं। कर्मधारय समास काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। देखिए कर्मधारय समास, इस समास के शब्दों में हमारे जो शब्द मिलेंगे या तो होंगे विशेषण विशेष्य वाले पद या होंगे उपमेय उपमान वाले शब्द। अर्थात कर्मधारय समास के शब्दों में उपमेय उपमान वाले या विशेषण विशेष्य वाले पद होते हैं। अब देखिए उपमेय उपमान वाले, आप इसके प्रधान पद की बात करें, कर्मधारय समास का जो द्वितीय पद होता है वो प्रधान होता है। देखिए अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रधान, द्वंद्व समास के दोनों पद, द्विगु समास का दूसरा पद और कर्मधारय समास के दूसरा पद प्रधान होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, देखिए विशेषण विशेष्य वाले पद। पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे दो प्रकार के शब्द मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिए विशेषण विशेष्य वाले पद। अब देखिए ये विशेषण विशेष्य वाले पद कौन से होते हैं, इनकी बात कर लें। विशेषण हम पढ़ चुके हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, और विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है। अर्थात दो शब्द अगर आपके सामने ऐसे आ जाए जो उन शब्दों को देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि वहाँ पे विशेषता बताई जा रही है उन पदों में, तो समझ लेना कि उसमें पहला पद आपका विशेष्य होगा, दूसरा पद आपका विशेषण होगा, विशेषण होगा और विशेष्य होगा। इस आधार पे आपका वो कर्मधारय समास के पद होंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं विशेषण विशेष्य वाले पद कैसे होंगे। जैसे लाल मणि, मणि कैसी है, लाल, अर्थात यह मणि की विशेषता बताई जा रही है। नीलकंठ, कंठ माने होता है गला। देखिए नीलकंठ यह शंकर भगवान के लिए नहीं आया। नीलकंठ का मतलब है क्या, गला, कंठ माने गला, और गला कैसा है, नीला। बस केवल नीला गला इसका अर्थ निकलता है, इसीलिए यहाँ पे आपका जो है कर्मधारय समास बन जाता है। ऐसी महापुरुष, पुरुष कैसे हैं, महान। महादेवी, अब देखिए महादेवी हो, महापुरुष हो, महाकन्या हो, महा आत्मा हो, कुछ भी हो, महाशब्द वाला वो आपका कर्मधारय में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे विशेषण विशेष्य पद बन जाते हैं। ऐसे आपका परमानंद, परमानंद का मतलब होता है आनंद, कैसा है, परम, परम माने बड़ा। परमेश्वर, ईश्वर कैसा है, परम माने बड़ा ईश्वर। ऐसी आपका देखिए पीताम्बर, पीताम्बर देखिए वैसे तो आता है श्री कृष्ण के लिए, लेकिन यहाँ पे पीताम्बर श्री कृष्ण के लिए नहीं है। यहाँ पे केवल ओनली अंबर माने वस्त्र है, पीत माने पीले, अर्थात पीले वस्त्र। अगर मैं आपसे पूछूं पीला वस्त्र में कौन सा समास है, तो आपका जवाब होना चाहिए कर्मधारय, क्योंकि यहाँ विशेषता बताई जा रही है। देखिए इसी शब्द को हमने संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया, पीला, पीत, अंबर, वस्त्र, अर्थात वस्त्र को अंबर, दोनों को मिलाकर हो गया पीताम्बर। इस नाते ये आपका शब्द जो है ये भी आपका कर्मधारय में रहेगा। इसी प्रकार से एक शब्द बोल देता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए जैसे कापुरुष, पुरुष कैसा है, कायर। अधपका, पका हुआ कैसा है, आधा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपके सामने जब भी आए कि जहाँ पे विशेषता बताए जाए, वे शब्द आपके कर्मधारय समास में होंगे। नेक्स्ट इसी में दूसरे प्रकार के शब्द हैं आपके उपमेय उपमान। अब देखिए उपमेय उपमान वाले शब्द कैसे होंगे, ध्यान देंगे। जहाँ दो वस्तुओं की आपस में कंपेयर की जाए, तुलना की जाए, वहाँ पे जिसकी तुलना की जाती है वो आपका उपमेय होता है, और जिसके साथ तुलना की जाए वो आपका उपमान होता है। एक बार ध्यान से देंगे, उपमेय उपमान वाले शब्द कौन से होते हैं, जहाँ दो वस्तुओं की आपस में कंपेयर की जा रही है, वहाँ पे आपका एक उपमेय होता है, एक उपमान। अर्थात जैसे चरण कमल, मैंने यहाँ पे चरणों को किसके समान बताया है, कमलों के। यहाँ दो वस्तुओं की आपस में कंपेयर की जा रही है और तुलना होने के कारण यहाँ पे आपका उपमेय उपमान वाले पद बन जाते हैं। कनकलता, कनक माने होती है सोना, लता माने बेल, बेल किसके समान है, सोने के समान। कमल नयन, नयन माने आंखें, किसके समान है, कमलों के समान। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, अर्थात प्रिय मतलब होता है प्रेमी, प्रेमी या प्रियतम किसके समान है, प्राणों के समान। ऐसे आपके शब्द है घनश्याम। देखिए घनश्याम जो है यहाँ पे दिखाया गया है, श्याम किसके समान है, बादलों के समान। ऐसी है आपका वायु वेग, वायु वेग का मतलब है वेग किसके समान है, वायु के समान, वेग, गति। लोह पुरुष, पुरुष किसके समान है, लोहे के। नरसिंह, सिंह किसके समान है, नर के। क्रोध अग्नि, अग्नि किसके समान है, क्रोध अग्नि। देखिए इसमें कभी कभी ऐसा जाता है दया सागर, दया सागर का मतलब होता है कि ऐसी दया है जो किसके समान है, सागर के समान। इतनी गहराई है दया की कि सागर के समान। तो अर्थात यहाँ दया सागर हो या ज्ञान सागर हो, ऐसे शब्द भी आपके जो है कंपेयर, तुलना होने के कारण वो उपमेय उपमान वाले शब्द बन जाते हैं। तो ध्यान रखना, कभी कभी सवाल ऐसे भी आ जाता है आपका कि बताइए उपमेय उपमान वाले शब्दों को कौन से समास से संबंधित होते हैं।
तो ध्यान रखना, कर्मधारय समास या विशेषण विशेष्य वाले शब्द किस समास से संबंधित होते हैं? कर्मधारय समास। यह पूछा जा सकता है, बताइए, जहाँ किसी एक वस्तु की, अगर किसी एक पद में किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जा रही है, ऐसे पदों को कौन से समास में रखेंगे? कर्मधारय समास। तो घुमा फिरा के किसी भी तरीके से सवाल आ जाए आपको तो बस ध्यान रखना है। चलिए इसी के बाद इसी के नेक्स्ट साथ अगली वीडियो, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।